हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य। इन वीडियो में फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 करवा दिया। आज अपन मूव करने वाले पार्ट नंबर 3 पे। आज अपन पार्ट 3 पढ़ने वाले एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 देख के आना है, जो कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे कवर करवा रखा है। एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ, जिन भी बच्चों के पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वो सेव कर लेना, 8302898893। ठीक है, 8302898893 8302898893। इनको सेव कर लेना। अगर आपको किसी भी तरह की प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे जो भी चीज़ है। एक और बात कि आप लोगों को एक और काम करना है, जिन्होंने अभी तक व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करो, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 3। तो देखो, अपने लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, अम्ल क्षार से रिलेटेड काफी बातें कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अगर अपने को चेक करना कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है, कौन सा क्षार प्रबल है, कौन सा क्षार दुर्बल है, तो अपन किसको यूज में लेते हैं? पीएच स्केल को यूज में लेते हैं। ये पीएच स्केल क्या है सुनते जाना। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पीएच किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो पीएच से अपन किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति का तो पता लगा ही सकते हैं। साथ में अपन ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है, कौन सा क्षार प्रबल है, कौन सा क्षार दुर्बल है। ठीक है, पीएच किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर pH लेस देन 7 है, मतलब pH अगर 7 से कम है तो वो कैसा होगा? अम्लीय विलयन होगा। pH की वैल्यू अगर 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? उदासीन विलयन, जैसे कि शुद्ध जल। आगे बात करते हैं, यदि pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है, pH इज ग्रेटर देन 7, तो कैसा विलयन होगा? क्षारकीय विलयन या क्षारीय विलयन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, अपना जो स्टमक होता है उसमें HCl अम्ल पाया जाता है। दांतों का क्षय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दांतों का क्षय pH 5.5 से कम होने पर शुरू हो जाता है। अगर अपने माउथ के अंदर pH की वैल्यू 5.5 से कम होती है तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, pH इसके लिए बात करते हैं तो देखो 0 से लेके 14 तक की जल्दी इंपॉर्टेंट बातें सुनते जाना, बात समझ में आ जाएगी। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो 0 से लेके 14 तक की अपनी जो pH स्केल होती है, बीच में एक मिड पॉइंट होता है, सबको पता है 0 से 14 के बीच में 7 तो आएगा ही आएगा। तो जो 7 वाला है वो अपना क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे जैसे अपन 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता क्या होती है? बढ़ती है, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, 8 वाला और 14 वाले में, 8 वाले में और 14 वाले में, 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, और 8 वाला अपना दुर्बल क्षार है। ऐसे कैसे? 7 से जब मैं 0 की तरफ आता हूँ तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, उदासीन, देखो 7 उदासीन है, तो जैसे मैं 7 6 5 4 3 2 1 0 की तरफ आऊंगा, अम्लीयता बढ़ेगी। तो जल्दी से मेरे को बताओ, 1 और 6 में कौन है जो प्रबल अम्लीय होगा? कॉमेंट करके बताओ, 1 और 6 में कौन प्रबल अम्लीय है? 1 या 6 प्रबल अम्लीय कौन है? 1 या 6? तो लिख देना 1 प्रबल अम्लीय या 1 दुर्बल अम्लीय। तो जल्दी से कमेंट करके पहले बताओ मेरे को, फिर अपन आगे चलेंगे। कमेंट करो जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ कि जो अपना एक pH की वैल्यू 1 और एक pH की वैल्यू 6, कौन है जिसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी? 1 वाले की या 6 वाले की? कौन है जो प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आएगा? तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो देखो सिंपल सी बात, 7 से 0 की तरफ जाने पर अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। तो मेरा 1 वाला प्रबल अम्लीय है किसकी तुलना में? 6 वाले की तुलना में। शायद आपको बात समझ आ गई होगी। तो 0 से लेके 14 तक की स्केल है, 0 से 7 के बीच में अम्लीय है, 7 से 14 के बीच में क्षारीय है। जी 7 से 0 की तरफ जाते हैं अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ जाते हैं क्षारीयता बढ़ती है। अगला टॉपिक अपना दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। थ्योरेटिकल टॉपिक है, सुनते जाना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। सबसे पहले, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो हमारा आंसर है हाँ, होते हैं। ठीक है, तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो हमारी जो बॉडी है 7 से 7.8 की पीएच की परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल के पीएच का मान, ठीक है, वर्षा के जल के पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एक बार क्वेश्चन भी आ रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, अम्लीय वर्षा क्या है? तो अपने को आंसर लिखना है, जब वर्षा के जल के पीएच का मान, जब वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अपन किस में रखते हैं? उसको अपन अम्लीय वर्षा बोलते हैं, उसको अपन अम्लीय वर्षा कह देते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है, हमारा उदर, ठीक है, हमारा उदर क्या उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उत्पन्न करता है। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक है। अब आप लोगों में से ये भी हो सकते हैं ना, कुछ मान लोग ये बोले सर एसिड है वो तो अपने
फिर तो शरीर के जो आंतरिक अंग है उनको जला देता होगा। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब अपन पाचन तंत्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा पाचन तंत्र HCl के जो प्रभाव है उससे क्षति क्यों नहीं होती हमारे पाचन तंत्र को, सारी बातें अपन उस वाले चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में इनडाइजेशन, अपच की स्थिति में इनडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम हो गई तो अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में, इससे कई बार क्वेश्चन आ रखा है, सुनना ध्यान से, अपच इनडाइजेशन की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे कि क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड में अपन क्या लेंगे, क्षारक लेंगे, क्योंकि देखो अपने शरीर में बहुत ज्यादा अम्ल उत्पन्न हो रहा है तो अपन क्षार लेंगे जिससे कि अम्ल के प्रभाव को कम किया जा सके। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ये एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। ये एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका की फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस, जिसको अपन और क्या बोल देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। तो एसिडिटी के केस में, इनडाइजेशन के केस में क्या करेंगे अपन, इनडाइजेशन के केस में, अपच के केस में अपन क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेंगे, क्योंकि अपच की स्थिति में हमारा जो उदर होता है बहुत ज्यादा हमारे शरीर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है तो अपने को क्षार वहाँ पे यूज लेना पड़ेगा। और क्षार अपन कौन सा लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, एंटासिड अम्ल की अधिक, नाम में ये देखो एंटासिड, अम्ल का क्या एंटी है वो, तो एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है और इसके लिए अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं। बहुत ही आसान बात। अगला, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक, हो सकता है आप में से, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को खाई होगी, तो कमेंट में बताना किस किस को मधुमक्खी खाई है, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ किस किस को मधुमक्खी ने कभी ना कभी जीवन में काटा है। मेरे को तो काटा है, बता देता हूँ। तो जब भी मधुमक्खी काटती है तो अपने को नोटिस किया होगा आप लोगों ने, अपने को उस जगह पे दर्द होता है, जलन अनुभव होती है और वो एरिया रेडिश हो जाता है, लाल लाल हो जाता है और फूल भी जाता है। तो मधुमक्खी का जो डंक है वो क्या उत्पन्न करता है, एक अम्ल उत्पन्न करता है जिसको केवल मैथेनोइक अम्ल, एक और नाम इसका फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल का एक और नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा ये दो नाम की कहानी क्या है, अभी के लिए दिमाग में रखनी है। मैथेनोइक अम्ल का एक और नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं हो तो किसको ढूंढना है, मैथेनोइक अम्ल को। ठीक है, तो मैथेनोइक या फॉर्मिक अपने को नजर आ जाएंगे, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा को अपने को पता है बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। सिंपल सी बात है, अगर मधुमक्खी ने यहाँ काटा है इसका मतलब है यहाँ पे उसने क्या रिलीज कर दिया, एक डंक के अंदर उसकी जो मैथेनोइक अम्ल होता है, तो अम्ल की मात्रा, अम्ल की वजह से क्या हो रहा है, जलन हो रहा है, तो मेरे को अम्ल के प्रभाव को क्या करना है, समाप्त करना है। और अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए मेरे को कोई ना कोई क्षार उपयोग में लेना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे कोई क्षार लगा दिया, कौन सा क्षार, अपन ने ले लिया बेकिंग सोडा जैसा दुर्बल क्षार उपयोग में लिया, तो अपने को वहां पे आराम मिल जाता है, जो दर्द और जलन है वो कम हो जाती है। सिंपल सी बात। अब कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको पहले भी याद करवाए थे, अभी फिर से बता देता हूं। प्राकृतिक स्रोत तथा उनसे संबंधित अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, विनेगर जिसको कि अपन बोलते हैं सिरका या विनेगर जिसमें होता है एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध दही में सबको पता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक, तो देखो संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक मैथेनोइक अम्ल, नेटल का डंक, नेटल एक पादप है उसके डंक में भी कौन होता है, मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल का एक और नाम फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी का डंक, नेटल का डंक जहां जाए अपने को ध्यान रखना है मैथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चींटी का डंक मैथेनोइक, नेटल का डंक मैथेनोइक, अनदर नेम फॉर्मिक। नींबू सिट्रिक, संतरे में भी सिट्रिक, सिरके में एसिटिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दूध दही आपको बताइए लैक्टिक। ठीक है, ये बातें दिमाग में रख लेना। आगे अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्ट, जिसको क्या बोलेंगे लवण। लवण की बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी, फिर से बता देता हूँ। लवण जो सॉल्ट है उसकी कहानी, तो सिंपल सी एक बात दिमाग में रखना, HCl जो होता है वो Na से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है और साथ में H2O निकालता है। देखो HCl को मैंने ब्रेक किया, किसमें ब्रेक हुआ, H प्लस प्लस Cl माइनस में। NaH को ब्रेक किया, किसमें ब्रेक हुआ, Na प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, अब एक बात सिंपल सी है, जब लवण बनेगा तो ये Na प्लस इस Cl माइनस से रिएक्ट करेगा, Na और Cl मिलकर क्या बना लेते हैं,
NaCl बना लेते हैं। H प्लस और OH माइनस पीछे बैठे बैठे क्या कहते हैं, चलो हम भी मिलके क्यों ना वाटर बना लें, तो ये वाटर बन गया। तो इंपॉर्टेंट बात, जब जब लवण बनता है तो लवण के निर्माण के दौरान, सुनना जल्दी से, जब जब लवण बनता है लवण के निर्माण के दौरान धनायनिक भाग कहाँ से आता है, धनायनिक भाग आता है क्षार से। धनायनिक भाग किससे आता है, क्षार से। और ऋणायनिक भाग किससे आता है, ऋणायनिक भाग आता है अम्ल से। तो मेरे बच्चों, जब जब लवण बनता है तो ऋणायनिक भाग आता है अम्ल से, धनायनिक भाग आता है क्षार से, दिमाग में रखना। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है तथा साथ में जल भी बनता है, पता है, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है तथा साथ में जल भी बनता है। लवण निर्माण के दौरान अम्ल से ऋणात्मक भाग, लवण निर्माण के दौरान अम्ल से ऋणात्मक भाग, ठीक है, वह क्षार से धनात्मक भाग मिलकर ही लवण बनाते हैं, ये भी पता अपने को। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया। अम्ल का एग्जांपल HCl, क्षार का एग्जांपल NaOH, लवण का एग्जांपल NaCl, जल का एग्जांपल वाटर ले रखा है मैंने यहाँ पे। HCl को ब्रेक किया H प्लस और Cl माइनस में, NaOH को ब्रेक किया Na प्लस और OH माइनस में। ये Na प्लस से Cl माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस ये मिलकर वाटर बनाते हैं। याद रखना, वाटर में दो कंपोनेंट होते हैं। वाटर में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, H प्लस और OH माइनस। इनसे क्या बन जाता है, दो हाइड्रोजन है तो H2 और एक ऑक्सीजन है तो OH2O, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने अम्ल ले लिया H2SO4, क्षार ले लिया मैंने NaOH, ठीक है। अब इसकी जब अभिक्रिया करवाऊंगा तो देखो सिंपल सी एक बात है, NaOH को जब मैं ब्रेक करता हूँ तो ये ब्रेक होता है Na प्लस और OH माइनस। H2SO4 को ब्रेक करूंगा तो H2SO4 को ब्रेक करने पे ब्रेक होगा 2H प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। SO4 2 माइनस है, SO4 माइनस 2 कुछ भी लिख लो। अब देखो SO4 पे कितना चार्ज है, 2 माइनस है। SO4 पे कितना चार्ज है, 2 माइनस है। तो एक सोडियम इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो ऐसे कितने सोडियम चाहिए, 2 चाहिए होंगे। देखो सिंपल सी बात है ना, SO4 पे 2 माइनस है, सोडियम पे प्लस का 1 ही है, तो सोडियम के जैसे एक और को बुलाना पड़ेगा। तो सोडियम ने अपने भाई को बुलाया तो सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। 2 सोडियम पे प्लस 2 और SO4 पे माइनस 2, तो Na2SO4 बन गया। और साथ में क्या बना, वाटर बनता है, ये अपने को पता। अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब इस अभिक्रिया को अपने को बैलेंस करना है। यहाँ पे सोडियम कितने, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, खत्म बात, अपनी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब बस अपने को एक सेकंड रुकना। ऑक्सीजन देखो इधर 4 और NaOH में 2, 4 2 6, बैलेंसिंग आनी चाहिए आप सब लोगों को। अगर आप में से किसी बच्चे को बैलेंसिंग नहीं आती है तो चैप्टर नंबर 1 मैंने 6 लेक्चर में खत्म किया है, नाम है उसका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर का। वो 6 लेक्चर जाके देखो, वहाँ पे मैंने आपको बैलेंसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कम 15 से 17 एग्जाम्पल मैंने वहाँ पे करवाए आपको बैलेंसिंग के, तो आप अच्छे से देख के आ सकते हो। अगर स्पीड तेज लग रही है तो बता देना कमेंट के अंदर, अगली बार थोड़ी धीरे कर लेंगे। तो देखो जल्दी से सुनना, NaOH और H2SO4 की रिएक्शन करवाई। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ठीक है। 1 NaOH में 1 ऑक्सीजन तो 2 NaOH में 2 ऑक्सीजन, 4 2 6। इधर ऑक्सीजन 4, इधर 1 ही है तो इसके आगे 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन देखो 2 × 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 2 4। ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी अपने को समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज में अगर डाउट आता है नीचे कॉमेंट करके मेरे को बताना। तो ये अपने आप देख लिया, लवण के प्रकार पढ़ते हैं। देखो लवण के प्रकार, लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो लवण होते हैं अपने पास पीएच के आधार पर। पीएच के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कुछ भी देखो, इनके नाम दिमाग में रख सकते हो, कुछ भी लिख दो, डिपेंड करता है आप पे, आप क्या लिखना चाहते हो। एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण, एक होता है उदासीन लवण। अम्लीय लवण की कहानी सुनो। अगर मेरे पास अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है तो मेरा कैसा लवण बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। मेरा अम्ल दुर्बल है, क्षार प्रबल है, तो कैसा लवण बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। एक और बात, अगर मेरा अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, तो मैं कहूंगा मेरा उदासीन लवण बनेगा। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लवण के आधार पर पीएच के, लवण के प्रकार पीएच के आधार पर। सबसे पहला उदासीन लवण, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण। इसको परिभाषा के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख लो, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बनने वाले लवण उदासीन लवण कहलाते हैं, जिनकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। आगे आओ अम्लीय लवण पे। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। अम्ल कौन, प्रबल, दुर्बल कौन, क्षार। देखो प्रबल तो है अम्ल और दुर्बल है क्षार। और आप लोगों को पता है जब भी प्रबल और अम्ल की क्रिया होती है तो हमेशा कैरेक्टर किसका निकल के आता है, प्रबल वाले का कैरेक्टर निकल के आता है। तो अम्ल है प्रबल, क्षार है दुर्बल, तो लवण कैसा बनेगा, क्योंकि प्रबल वाला बनता है तो अम्लीय लवण बनेगा, ठीक है। जिनकी पीएच, अम्लीय लवण है तो पीएच लेस देन 7 से कम होगी। क्षारीय लवण पे आते हैं, प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार तथा दुर्बल अम्ल से मिलकर बनने वाले लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण उदासीन लवण कहलाते हैं। इनकी पीएच 7 होती है, इनकी पीएच 7 से कम होती है, इनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। क्षारीय लवणों की पीएच 7 से ज़्यादा होती है, अम्लीय लवणों की पीएच 7 से कम होती है, उदासीन लवणों की पीएच 7 होती है। डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लवण नाम है उसका उदासीन लवण, पीएच कितनी होती है, 7 होती है। एग्जांपल ले लिया मैंने NaCl। NaCl किससे मिलकर बना होगा, सोचो तो। देखो NaCl में Na पॉजिटिव है और मैंने कहा था धनात्मक भाग क्षार से आता है। Na पॉजिटिव कौन सा क्षार हो सकता है, Na पॉजिटिव हो सकता है अपना NaOH, तो मैंने लिख दिया NaOH। NaOH अपना प्रबल क्षार है। SB बोले तो
देखो 2-3 बातें यहाँ पे लिख लेना। एस ए को मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड, एस ए बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एस बी बोले तो स्ट्रॉन्ग बेस। दिमाग में रहेगी क्या ये बात बच्चों? एस ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एस बी स्ट्रॉन्ग बेस, डब्ल्यू ए वीक एसिड, डब्ल्यू बी वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, समझ जाना। तो NaCl क्योंकि उदासीन लवण है तो मैं कहूँगा दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड काम में आता है यहाँ पे? HCl। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस काम में आता है? NaOH। तो देखो लिख देता हूँ वापस से आपके सामने सारी रिएक्शन। HCl की NaOH से रिएक्शन करवाई तो एक बना NaCl जो कि अपना लवण है और साथ में बना वाटर। तो ये बन गया अपना HCl की NaOH से रिएक्शन पे NaCl और साथ में वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग तो उदासीन लवण। आगे आओ, K2SO4, ये सारे उदासीन लवण के एग्जांपल। K2SO4, K2SO4 किससे मिलके बना होगा? तो K2SO4 मिलके बना होगा H2SO4 तो अम्ल रहा होगा और KOH वहाँ पे क्षार रहा होगा। ठीक है, KOH वहाँ पे क्या रहा होगा? क्षार रहा होगा। इनकी क्रिया करवाएंगे तो बनेगा K2SO4 और साथ में H2। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब यहाँ पे 2 लगाने का मतलब है ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 2 6 हो गए, इधर 4 है इधर 2 6। ये रिएक्शन अपनी बैलेंस हो चुकी है। तो ये दोनों देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, NaOH अपना स्ट्रॉन्ग बेस, KOH भी अपना स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 अपना स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से जो लवण बनता है वो उदासीन लवण होता है। कैसा? उदासीन। ये भी कैसा? उदासीन। मतलब इन दोनों की pH कितनी होगी? इन दोनों लवणों की pH 7 होगी। इन दोनों लवणों की pH कितनी होगी? 7 होगी। एक और एग्जांपल है NaNO3। NaNO3 पे आते हैं। NaNO3 किससे मिलकर बना होगा? NaNO3 मिलकर बना होगा Na मतलब NaOH से, NO3 मतलब HNO3 से। सिंपल सी बात। ठीक है, तो Na और NO3 ये मिलके क्या बना लेते हैं? NaNO3, NaNO3 और पीछे H और OH मिलके क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड कैसा? स्ट्रॉन्ग। बेस कैसा? वो भी स्ट्रॉन्ग। दोनों स्ट्रॉन्ग। तो लवण कैसा बना? उदासीन। उदासीन बना मतलब उसकी pH कितनी होगी? इसकी pH भी होगी 7। ठीक है, तीनों एग्जांपल समझ में आ जाने चाहिए। NaNO3 किससे मिलके बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। K2SO4 किससे मिलके बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग बेस KOH। NaCl किससे मिलके बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। आगे आते हैं अम्लीय लवण पे। अम्लीय लवण जिनकी pH क्या होती है? 7 से कम होती है। अम्लीय लवणों की pH 7 से कम होती है। NH4Cl, NH4Cl की बात करते हैं तो NH4Cl देखो NH4Cl ये किससे मिलके बना होगा? तो Cl किससे आया होगा? HCl से। और NH4 किससे आया होगा? NH4OH से। खत्म बात। तो ये Cl और NH4 इसने बना लिया, NH4Cl और HOH ने मिलके बना लिया वाटर। अब क्योंकि इसमें एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो ये जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट, मतलब अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। और अम्लीय लवणों की pH क्या होती है? अम्लीय लवणों की pH 7 से, इधर ही लिख देता हूँ, अम्लीय लवणों की pH 7 से कम होती है। साइन का मतलब है pH 7 से कम है। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, NH4 NH4 देखो NH4 होल ट्वाइस SO4 ये किससे मिलके बना होगा? ये मिलके बना होगा H2SO4 से और NH4 है मतलब NH4OH से। ठीक है, अब क्योंकि SO4 है जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है तो 2 NH4 चाहिए थे और यहाँ से देखो 2 H2O बनेंगे और यहाँ पे 2 NH4OH काम में आएंगे। 4 2 6 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन। तो H2SO4 देखो H2SO4 है स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH है अपना वीक बेस। तो ये कैसा सॉल्ट है? ये है एसिडिक सॉल्ट, मतलब अम्लीय लवण जिसके pH कितनी होगी? जिसके pH होगी 7 से कम। ठीक है, आगे CuSO4 पे चलते हैं। CuSO4 ये CuSO4 किससे मिलके बना होगा? तो CuSO4 मिलके बना होगा तो एक तो H2SO4 एक CuOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस और CuSO4। तो Cu ने SO4 के साथ मिलके क्या बना लिया? CuSO4 बना लिया और साथ में अपने क्या बन जाएगा? साथ में अपने बन जाएगा H2O। इसको बैलेंस अपन कर सकते हैं, कर देते हैं। कॉपर एक SO4 एक। ठीक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 2 4 है, तो इसके आगे 2 लगा दिया। बैलेंस हो चुकी है शायद। ऑक्सीजन 4 2 6 ऑक्सीजन 4 2 6, हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन 2 2 4। ठीक है, एकदम बैलेंस है। ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड, ये अपना वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो लवण कैसा बनेगा? लवण बनेगा अम्लीय। और अम्लीय लवणों की pH कितनी होती है? अम्लीय लवणों की pH होती है, इधर ही लिख देते हैं, अम्लीय लवणों की pH होती है 7 से कम। तो ये सारे अपने अम्लीय लवण की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, वापस से देख लो NH4Cl किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड अपना HCl, वीक बेस अपना NH4। तो देखो
सिंपल जी एक बात है ना, इस NH4 ने Cl से रिएक्ट करके तो NH4Cl बनाया, खत्म बात। इधर आओ, NH4 टू SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, H2SO4 वीक बेस कौन सा, NH4OH। इस NH4 ने इस SO4 के साथ क्रिया करके तो क्या बनाया, NH4 टू SO4 बनाया। CuSO4 पे आओ, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 वीक बेस CuH होल्ड बाय, इस Cu ने इस SO4 के साथ क्रिया करके तो क्या बनाया, CuSO4, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट में एसिड तो कैसा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट मतलब अम्लीय लवण, पीएच क्या आएगी 7 से कम आएगी। आगे आ जाओ क्षारीय लवण पे, आगे मूव करते हैं क्षारीय लवण पे। क्षारीय लवण मतलब कि स्ट्रॉन्ग कौन होगा, क्षार होगा, और वीक कौन होगा, बेस होगा, एसिड होगा। दुर्बल तो अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, तभी तो लवण कैसा बन रहा है, क्षारीय लवण, पीएच 7 से ज्यादा है। एग्जांपल पे आते हैं CH3CONA, CH3COONA, इसको अपन बोलते हैं सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना होगा, तो एसिड मतलब अपना CH3COH, बेस अपना NaOH, तो साथ में क्या बना, वाटर। तो NaOH कैसा बेस, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COH कैसा एसिड, वीक एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कैसा सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है, क्षारीय लवण बनता है, जिसकी पीएच क्या होती है 7 से ज़्यादा होती है। ये बात समझ आ गई होगी। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 किससे मिलकर बना होगा, तो Na2CO3 मिलकर बना होगा H2CO3 अपना वीक एसिड और NaOH अपना स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस देखना बच्चों इधर, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, एसिड वीक, बेस स्ट्रॉन्ग, तो कैसा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट की पीएच क्या होती है, बेसिक सॉल्ट की पीएच होती है ग्रेटर देन 7, और साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा। अगर बैलेंसिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगाने का मतलब है इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 3 2 5, तो इधर 3 2 5, ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन 2 × 2 4, इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4। रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है तो चैप्टर नंबर 1 पे जाओ, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे। आगे चलते हैं, आगे देखो NaHCO3, NaCO3 अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन प्यार से कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुला लेते हैं, ठीक है, जिसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुला लेते हैं। NaCO3 के बारे में जानते हैं। NaCO3 किससे मिलकर बना होगा, NaOH तो बेस रहा होगा। यहाँ पे देखो आप लोगों के दिमाग में भी ये आ रहा होगा, सर कैसे सोच रहे हैं, अरे NaOH से आया होगा, SCO3 किससे आया होगा, H2CO3 से आया होगा। H2CO3 मेरा वीक एसिड, NaOH मेरा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड तो कैसा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट मतलब क्षारीय लवण, क्षारीय लवण की पीएच क्या होगी 7 से ज़्यादा होगी। साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ये रिएक्शन बैलेंस से बैलेंस है। एग्जाम्पल पे आओ, देखो सुनना ध्यान से, क्षारीय लवण जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। क्षारीय लवण जब भी आए तो एक बात आपको लिखनी है, इन लवणों की पीएच 7 से अधिक होती है। और दूसरी बात आपको लिखनी है, क्षारीय लवण तब बने होंगे जब हमारा अम्ल रहा होगा दुर्बल और क्षार रहा होगा प्रबल, खत्म बात। तो CH3CONA की रिएक्शन करता है, देखो CH3CONA सोडियम एसिटेट, ये सोडियम एसिटेट किससे मिलकर बना होगा, तो ये जो सोडियम एसिटेट है वीक एसिड CH3COO और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये Na इस CH3COO, CH3COO यहाँ से आया और Na यहाँ से आया, तो इसने बना लिया CH3CONA, क्योंकि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण पीएच 7 से ज़्यादा। Na2CO3 पे आते हैं, वीक एसिड H2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो यहाँ से Na और यहाँ से CO3 इसने मिलकर बना लिया Na2CO3, तो स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड वीक है, मतलब बेसिक सॉल्ट पीएच 7 से ज़्यादा। NaCO3 पे आते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे, एसिड कैसा वीक, बेस कैसा स्ट्रॉन्ग, NaHCO3, एसिड कैसा वीक और बेस कैसा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो देखो वीक एसिड अपना H2CO3 कार्बनिक अम्ल और एसबी स्ट्रॉन्ग बेस अपना NaOH, तो यहाँ से Na और यहाँ से CO3 इसने बना लिया NaHCO3। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक बात और दिमाग में रखना, अगर मेरे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो मेरे को एक NaOH लेना पड़ेगा, और मेरे को सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो मेरे को 2 NaOH लेने पड़ेंगे। डिपेंड करता है आप सोडियम कार्बोनेट बनाना चाह रहे हो, सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na2CO3, या आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना चाह रहे हो। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो 1 NaOH काम में लेना पड़ेगा, और सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो 2 NaOH काम में लेने पड़ेंगे, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो ये सारे अपने बेसिक सॉल्ट है। क्षारीय लवण है पीएच 7 से ज़्यादा, देखो क्षारीय लवण पीएच 7 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे प्रबल कौन रहा होगा, क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक बार में नहीं आए, दूसरी बार फिर से वीडियो को देखो, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार फिर वीडियो में देखो, फिर भी नहीं आए नीचे कमेंट करो, ठीक है। मैं आपको और अलग तरीके से समझाऊंगा, पर मैं आपको समझा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात दिमाग में रखना, बशर्ते
आपकी समझने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी में पढ़ने की इच्छा है, किसी में समझने की इच्छा है, तो हम उसका पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि हम पढ़ने को तैयार हैं। और अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको समझने से रोक सकती। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, जितने रिसोर्सेज आज की तारीख में तुम लोगों के पास है, उतने रिसोर्सेज जब मैं पढ़ाई करता था किसी ज़माने में 10th की, तब नहीं हुआ करते थे। मेरे को जो जो प्रॉब्लम होती थी पढ़ने के दौरान, वो सारी प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। एक और बात है, पढ़ाने में मज़ा आता है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहली बात जो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने से मुझे प्रेम है, ठीक है। पढ़ाता हूँ तो मेरे को मज़ा आता है, मेरे को खुशी मिलती है, इसलिए मैं काम करता हूँ। देखो साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक जिसको कि अपन बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कुछ लवण डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला साधारण नमक जिसको अपन बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, जो अपन घर में काम में भी लेते हैं। इसका रासायनिक स्रोत होता है NaCl, जो अपन घर पे काम में लेते हैं, जिसको आप टेबल सॉल्ट बोलो, कॉमन सॉल्ट बोलो, सोडियम क्लोराइड बोलो, NaCl बोलो, बात एक ही है। तो साधारण नमक का रासायनिक स्रोत होता है NaCl। कहाँ पे उपयोग में होता है? भोजन में और रसायन उद्योग में, केमिकल जो इंडस्ट्री होती है उसमें इसका बहुत उपयोग होता है। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन क्या बुलाते हैं? NaOH बुलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन NaOH बुलाते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब सोडियम क्लोराइड में मैंने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन मतलब लवण और जल दोनों है, वहां से विद्युत प्रवाहित करने पर, वहां पे अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, ठीक है। उसको एक बैटरी से जोड़ दिया, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर, वियोजित होने का मतलब है टूटना, वियोजन का मतलब होता है टूटना, डिसोशिएट होना। वियोजित का मतलब टूटना, डिसोशिएट होना। वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, ठीक है, उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, दिमाग में रखना, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तथा इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन मतलब क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्षार होते हैं। इसलिए देखो क्लोर क्षार क्यों बोला इसको? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन का क्लोर ले लिया और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टाइप का क्या क्षार है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर वियोजित होकर क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तथा इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो 2NaCl एक्वस, ठीक है, वाटर लिक्विड, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो NaOH एक्वस बन रहा है, साथ में क्लोरीन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्लोरीन गैस कहाँ पे बनती है? तो क्लोरीन गैस बनती है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मुक्त होती है, क्लोरीन गैस एनोड पे मुक्त होती है। तो दो गैसेस बनती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और साथ में NaOH बनता है। तो अपन NaCl का विद्युत अपघटन करवा के, NaCl का विद्युत अपघटन करवा के मतलब NaCl को, जलीय NaCl को विद्युत धारा के बस्ते में अपन तोड़ते हैं, वियोजित करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं जब उसका, तो वहां पे अपने को एनोड पे मिलती है क्लोरीन गैस, कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस, और साथ में अपने को मिलता है NaOH जिसको केवल बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कैसे बना सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को, जिसको अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस की अभिक्रिया अपन क्लोरीन से करवा रहे हैं तो क्या बना लेते हैं? CaOCl2 जिसको अपन बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण CaOCl2 साथ में रिलीज होता है वाटर। विरंजक चूर्ण के उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, तो पीने वाले जल से अगर अपने को बैक्टीरिया वगैरह मारने, किल कर रहे हैं तो अपने को विरंजक चूर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। और कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी इसका अपन यूज में लेते हैं। उपचायक और अपचायक, ये बातें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई थी। अपचायक जो दूसरों का अपचयन करता है, ठीक है। अपचायक कौन होता है? अपचायक जो दूसरों का अपचयन करता है, खुद का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकारक जिसका कि एक और नाम होता है उपचायक, ठीक है। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, खुद का अपचयन करता है। ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, खुद का अपचयन करता है। अपचायक दूसरों का अपचयन करता है, खुद का ऑक्सीकरण करता है। सारी बातें मैंने आपको वहां पे बता रखी है। आगे बेकिंग सोडा बनाना, तो बेकिंग सोडा कैसे बना सकते हैं? तो देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, NaCl की रिएक्शन वाटर, NaCl में वाटर मिलाओ, उसमें CO2 पास करो और फिर कौन सी गैस पास कर दो? अमोनिया। तो NaCl में तीन चीजें, वाटर, CO2 और अमोनिया, ये मिलाओ पहले। तो उससे अपन क्या बनाएंगे? अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपना जो बेकिंग सोडा है। अब देखो सुनना ध्यान से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको एक टेक्निक से याद करवाता हूँ। एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मैंने ले लिया दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब अपन हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखो सुनना, क्या ये बना सकते हो आप? अरे ये बना सकते हो क्या? देखो ध्यान से, देखो क्या बनाया है। दो गोले बनाने, Na कितने? 2, तो ये Na2, ठीक है। पीछे क्या है? CO3, तो Na2CO3। पीछे क्या रह गया? H और H मतलब H2,
और साथ में CO3, और ये जो H2CO3 है ना, ये तुरंत टूट जाता है किसमें, H2O में प्लस CO2। इंपॉर्टेंट बात, 2 NaOH, देखो ये दोनों को मिला के मैं कहूँ ना 2 NaCO3 है, 2 NaS, एक NaCO3 दूसरा NaCO3। मैंने क्या करा, Na2CO3 को साइड में निकाल दिया, पीछे जो H2CO3 बना उससे क्या बना दिया, H2O प्लस CO2। तो 2 NaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ब्रेक होता है Na2CO3 में, H2O में और CO2 में। और बेकिंग सोडा जो कि अपना क्या होता है, NaCO3, ये बनाना है अगर अपने को, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो अपना साधारण नमक है उसमें वाटर, CO2 और अमोनियम मिलाओ तो एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3। इनके नाम लिख लेना, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ लोग इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2, अमोनिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। बेकिंग सोडा के उपयोग, तो बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग है, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा के उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। अपन बेकिंग सोडा से क्या बना सकते हैं, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। कैसे, जो बेकिंग सोडा जो कि अपना सोडियम हाइड्रोजन, देखो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा जिसका कि नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसमें क्या मिला दो, टार्ट्रिक अम्ल मिला दो, मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। तो टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडा इसको मिला के क्या बोल देते हैं, बेकिंग पाउडर। सुनना वापस से, टार्ट्रिक अम्ल और बेकिंग सोडा इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, बेकिंग पाउडर बोल देते हैं। तो ये जो NaCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन अपन ने अगर किसी अम्ल से करवाई H+ से, ठीक है, तो एक तो CO2 गैस बनती है, एक वाटर बनता है और एक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। कैसे, तो देखो दो रिएक्शन की हेल्प से समझाता हूँ, दो रिएक्शन की हेल्प से समझाता हूँ। NaCO3, NaHCO3 और एक और बार मैंने ले लिया NaCO3, इसकी रिएक्शन एक बार मैं करवा रहा हूँ HCl से और एक बार इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, कौन सा अम्ल ले लिया अपन ने, CH3COH, अपना एसिटिक अम्ल। क्या होगा, सुनना ध्यान से बात, ध्यान से सुनो बच्चों, इसमें अपने को करना क्या है, तो Na और Cl ये मिलके क्या बना लेगा, NaCl, इधर Na और CH3CO ये मिलके क्या बना लेगा, CH3COONA, सिंपल बात। इधर क्या बचा, HCO3 और H2CO3, इधर भी देखो H और HCO3 ये मिलके क्या बनाएगा, HCO3 और H, इसको अपन क्या बोल सकते हैं मिला के, H2CO3, HCO3 और H इसको भी मिला के क्या बोल सकते हैं, H2CO3। और मेरे बच्चों H2CO3 बहुत दुर्बल अम्ल है, किसमें टूट जाता है, H2O में और CO2 में। किसमें टूट जाता है, H2O में और CO2 में, खत्म बात। H2CO2, H2CO2, इधर लवण बना NaCl, इधर लवण बना सोडियम एसिटेट CH3CONA, इधर बना NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर। इसका मतलब कुल मिला के बेकिंग सोडा जो है ना, जब हम कोई अम्ल काम में ले लेते हैं तो किसी अम्ल की उपस्थिति में वो CO2 गैस रिलीज करता है, और CO2 गैस के रिलीज होने की वजह से जब हम बेकिंग पाउडर वगैरह यूज में लेते हैं तो केक जो होता है ना वो फूला हुआ बनता, फ्लफी बनता है, केक फूला हुआ बनता है, डोसा वगैरह कुछ भी जो अपन बनाते हैं वो सब चीज़ें फूली हुई बनती है, स्पंजी बनती है। तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न, इंपॉर्टेंट बात सुनना, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है CO2 के कारण ही। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कि अपन बोलते हैं NaHCO3 भी एंटाएसिड का एक संघटक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा जो है अपना, ठीक है, भी एंटाएसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। मतलब कि अपन इसको भी यूज में ले सकते हैं अगर अपने को अपच या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो, ठीक है। आगे इसका उपयोग सोडा अम्ल के अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक आग बुझाने वाला। आग कैसे बुझाएगा, क्योंकि देखो इसकी रिएक्शन से CO2 बनती है, इसकी रिएक्शन से क्या बनती है, CO2 बनती है, और CO2 आपको पता है आग जलाने में हेल्प करती है, बुझाने में, आग बुझाने में हेल्प करती है। तो खत्म बात, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो सारी एक बार थ्योरी की बातें हैं, पढ़ना एक बार अच्छे से इनको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है पूरा। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है, जो ऊपर अपन ने सारी लिखी है, तथा इससे ये मुलायम स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटाएसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके, क्योंकि पेट में अगर अम्ल की अधिकता है तो क्षारीय होने के कारण वो अम्ल क्षार क्या करता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को थोड़ा कम कर देता है, उदासीनता वहाँ पे जनरेट कर देता है, उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, क्योंकि CO2 रिलीज होती है, CO2 जो है आग को बुझाएगी। आगे धोने का सोडा, तो Na2CO3 जो कि अपना सोडियम कार्बोनेट है उसमें प्लस 10H2O कर दिया मैंने, तो क्या बना दिया डॉट फॉर्म में Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है।
धोने के सोडे के उपयोग क्या क्या है? धोने के सोडे के उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है धोने के सोडे का उपयोग। आगे बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, तो बोरेक्स जो है ना वो एक सोडियम का यौगिक है, तो बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। घरों में साफ सफाई में होता है, ठीक है। अरे धोने का सोडा, ठीक है, कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं? घरों में साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं अपन, देखें सुनना। लवण के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई समझते हो? देखो सुनना, मैंने बोला CuSO4.5H2O, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा। अब ऐसे 5 हो, मेरे को इन 5 से मतलब नहीं। एक सूत्र इकाई का मतलब है इन 5 CuSO4.5H2O में से मैंने कहा एक इधर आ जाओ, तो ये एक इधर आ गया CuSO4.5H2O। ये क्या है? इसको अपन क्या बोलेंगे? सुनना, इसको अपन बोलेंगे लवण के एक सूत्र इकाई। ये लवण की क्या है? एक सूत्र इकाई, ठीक है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो सुनो ध्यान से, CuSO4.5H2O में क्रिस्टलन के जल कितने हुए? 5 हुए। CuSO4.5H2O में क्रिस्टलन के जल कितने हुए मेरे बच्चों? 5 हुए, ठीक है। बात समझ आई? 5 CuSO4.5H2O से मतलब नहीं है। लवण के एक सूत्र इकाई मतलब एक CuSO4.5H2O की बात कर रहा हूं मैं, एक CuSO4.5H2O की बात कर रहा हूं। तो लवण के एक सूत्र इकाई CuSO4.5H2O में, ठीक है, जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितने हैं यहाँ पे? जल के निश्चित अणु 5, ठीक है, को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट जिसका कि फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, इसको अपन ब्लू विट्रियल, नीला थोथा भी बुलाते हैं, ब्लू विट्रियल, ठीक है। तो जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, क्रिस्टलन के जल कितने हैं? 5 हैं। आगे देखो धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, इसमें क्रिस्टलन के जल कितने हैं? नजर आ रहे हैं, 10 हैं। जिप्सम जिसका कि फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, उसमें क्रिस्टलन के जल कितने हैं? 2 हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, सुनना बच्चों ध्यान से, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, CaSO4.5H2O, इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है? आधा है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लास्ट टॉपिक, 2 मिनट में चैप्टर एंड करते हैं, 2 मिनट में चैप्टर एंड करते हैं, सुनते जाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो जिप्सम को, इससे क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373, जिप्सम क्या था? देखो ये था जिप्सम अपना CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। तो देखो CaSO4.2H2O, ये क्या था अपना? ये था अपना जिप्सम। क्या था? जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर, इसको अपन ने हीट किया, गर्म किया, ट्रायंगल का है मतलब गर्म कर रहे हैं कितने पे? 373 केल्विन पे। केल्विन क्या है? तापमान की ऐसा इकाई है। तो 373 केल्विन पे गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब होता है आधा, हेमी मतलब क्या होता है? आधा। तो देखो आधा H2O है ना, इसलिए इसका नाम हेमीहाइड्रेट है। तो गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4.5H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। इसको क्या बोल देते हैं अपन? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, ठीक है। इस पदार्थ का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। देखो अब यहां से जब मैंने इसको हीट किया तो 2 में से आधा निकल गया, तो पीछे कितना बचा? एक और आधा H2O बच गया पीछे। अरे 2 H2O थे, यहाँ पे कितने H2O थे? 2 H2O थे। इसको अपन ने हीट किया तो आधा H2O बचा, तो चला कितना गया? एक और आधा। 2 में से आधा चला गया तो 1.5 बच गया, एक और आधा। अब क्या कर सकते हैं? देखो इसकी रिवर्स भी कर सकते हैं अपन। ये जो अपना POP है, प्लास्टर ऑफ है, CaSO4.5H2, उसमें 1.5 H2O ऐड कर दो, एक और आधा H2O, तो क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O, जिसको क्या अपन बोलते हैं? जिप्सम। तो अपन क्या कर सकते हैं? जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला के, ठीक है, जिप्सम बना सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया अपन ने करा दी 1.5 वाटर से, तो बन गया CaSO4.2H2O। वापस से सुनना, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का मतलब है हाफ H2O, ठीक है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर, जैसे अपन इसमें पानी ऐड करते हैं एक और आधा, ये पुनः जिप्सम बनकर, ठीक है, जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। कठोर ठोस
पदार्थ का निर्माण करता है। तो बच्चों यहाँ पे अपना क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण एंड होता है। तो मैंने आपको क्लास 10 के 2 चैप्टर खत्म करवा दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। अब मैं अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करूंगा। अपने आप को अपग्रेड करने का मतलब है अब आपको कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पे। एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने चैप्टर नंबर 1 का रैपिड रिवीजन डाल दिया है, वो देख लो 20 मिनट में मैंने चैप्टर खत्म किया वहाँ पे, चैप्टर फर्स्ट 20 मिनट में। ऐसे कैसे मैं रैपिड रिवीजन इस वीडियो लेक्चर के बाद में एक और रैपिड रिवीजन आएगा अम्ल क्षार और लवण का, वहाँ पे भी मैं 20 मिनट में कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो रैपिड रिवीजन भी आप लोगों को देखने, डिटेल लेक्चर भी देखने। अब मैं कुछ आपके लिए कुछ सरप्राइजेस लेके आ रहा हूँ, कुछ यूनिक चीज़ें लेके आने वाला हूँ जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। अपने कंटेंट को अपन अपग्रेड कर रहे हैं, थोड़ा उसको और एडवांस करने जा रहे हैं अपन। आपको वो चैप्टर नंबर 3 में अगर अपन कोई बायो का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो भी चैप्टर में स्टार्ट करते हैं उसमें करेंगे। एक और बात आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आप, वैसे तो मैं सारी कवर करवाऊंगा 1 by 1। अपन टोटल 13 चैप्टर्स है, 13 में से अपन ने 2 फिनिश कर लिए हैं बच्चों। तो देखो टेंशन की कोई बात नहीं है, 2 खत्म किए हैं, धीरे धीरे 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, ऐसे 13 चैप्टर में आपको कवर करवाने वाला हूँ। टेंशन नहीं लेनी है, आखिरी तक आपको बने रहना है वीडियो में, हर एक वीडियो लेक्चर देखना है, फॉलो करना है। यकीन मानना रिजल्ट आपका बोलेगा, आपकी मेहनत बोलेगी। जब आखिरी टाइम जब आपका रिजल्ट आएगा 10th का, जो आपकी मेहनत है वो वेस्ट नहीं होगी और आपको बेहद मजा आएगा। तो चैप्टर 1 और 2 किया है, धीरे धीरे हर एक चैप्टर अपन कवर करने वाले हैं। एक और बात फिर से बोल देता हूँ, जिन्होंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जाके क्लिक करो, ऐड हो जाओ। ये नोट्स, ये PDF सारे मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ जो आके आपके बहुत काम के हैं। अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। सारी टेंशन जो है वो हम ही ले रहे हैं आपकी, आपको चिंता नहीं करनी है। हमारी जिम्मेदारी, हम आपको कैसे सिलेबस करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। एक और बात, जिसके पास भी नंबर नहीं हो सेव कर लेना। कोई भी दिक्कत आती है साइंस मैथ्स में, कांटेक्ट करो हमारी टीम से 8302898893। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को, भाइयों को, कज़न वगैरह को बताओ कि एक साइंस का चैनल है साइंस मैथ्स का, जो कि बहुत अच्छी तैयारी करवा रहा है आप लोगों की। बाकी अपन नए चैप्टर में फिर से मिलते हैं, तो आप लोगों को बने रहना है चैनल पे, नए हो सब्सक्राइब करना है। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। ओके बाय बच्चों।